तो अभी हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, अब जैसे 10 × 10 ये कि ईजी है, ये हम कर सकते हैं। और थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बहुत बड़ा नंबर लीजिए कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो गया, तो उसके लिए हमने मशीन बनाया, मशीन इसको कर सके। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि हम मशीन को इंस्ट्रक्शन दे सकें और वो फिर वो उस इंस्ट्रक्शन में मशीन हमारा बात समझ सके और काम कर सके। अब कंप्यूटर पावरफुल नहीं है, डम्ब है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे गूगल मैप्स ही है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन हम दिए, इनपुट दी, और फिर रूट कैलकुलेट करके हमें दे रहा है वो। उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा, उसको बताया कि कैसे रूट कैलकुलेट करना है। ATM मशीन है, जो पिन है वो सब कुछ हम दे रहे हैं, और फिर बाकी वो कैश निकाल के दे रहा है। इसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा और उसे बताया कि क्या करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, मशीन को इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन और कमांड को फॉलो करता है। वही सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ कमांड जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, उसी को प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, अब ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। अब जैसे कि यही कि प्रोग्राम है, यहाँ प्रोग्राम हमने लिखा है इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। तो ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है ये मशीन को समझ में नहीं आता, मशीन को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता। तो इस हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा ट्रांसलेटर। ठीक है, ताकि वो मशीन को समझ में आ सके 0 1। तो उसी ट्रांसलेटर का नाम है कंपाइलर। ठीक है, क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन रीडेबल लैंग्वेज में। ठीक है, फॉर्मेट में। तो अब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ हम इनपुट देंगे वो, और फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम के साथ उसको प्रोसेस करेगा और हमें कुछ आउटपुट लेके दे देगा। प्रोग्राम में इनपुट लेने की फैसिलिटी होनी चाहिए और फिर वो प्रोसेस करके आउटपुट दे पाए वो। जैसे कि यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन हमारा इनपुट हो गया गूगल मैप में, रूट, और वो जो रूट कैलकुलेट करके देगा वो आउटपुट हो गया प्रोसेस करके। प्रोग्राम हमने लिखा है ताकि वो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर सके। ठीक है, तो अब बात है कि हम 0 और 1 में क्यों नहीं लिख देते। 0 और 1 में लिखना बहुत ही ज़्यादा कठिन है ना, तो उसमें बहुत सारा एरर हो जाएगा। इसलिए हम इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसमें कि हमारे लिए प्रोग्राम लिखना आसान हो सके, और फिर वो ट्रांसलेटर जो है कंपाइलर उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीखना होगा और फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा, मराठी, बहुत सारे लैंग्वेज हम सीखते हैं, उसी हिसाब से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख लेंगे, फिर उसमें इसी में थोड़ा मोड़ा सिंटैक्स चेंज करके हम दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। ऐसे करके तीसरा चौथा हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने यही एडिशन के लिए 3 9 को ऐड करने के लिए हमने लिखा, तो वो 3 को ऐसे लिखेगा, 9 को ऐसे लिखेगा, और फिर ऐड सारी इंस्ट्रक्शन 0 1 में लिखेगा। तो फिर 0 1 में लिखेगा, क्योंकि मशीन लेवल इसी को इजी में हम लिख सकते हैं। ऐड 9 3 ये है, ऐड 9 3 ये जो लिखा हुआ ये असेंबली लैंग्वेज, ऐड मल ऐसे करके लिखते हैं, इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबलर फिर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, ऐड मल ये हो गया हमारा असेंबली लैंग्वेज, और फिर उसको 0 1 में असेंबलर कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर। ठीक है, तो अब हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा, फिर हमें प्रोग्राम लिखना होगा। तो हर एक जैसे हमारे जनरल लैंग्वेजेस में जो हम बोलते हैं उससे भी कुछ ग्रामर होता है, कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल होते हैं जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है, सिंटैक्स होता है कि ऐसे ऐसे लिखेंगे। जैसे लेटर का एक फॉर्मेट होता है, टेलीग्राम लिखने का एक फॉर्मेट होता है, वैसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम लिखने का एक फॉर्मेट होता है, उसको सिंटैक्स बोलते हैं कि इसी फॉर्मेट में हम प्रोग्राम को लिखेंगे। ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास मस्ट हैव द फैसिलिटी टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड से इनपुट रीड करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट हैव द फैसिलिटी टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन टू द स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले कर पाने की फैसिलिटी भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद द मशीन से का साथ अगर हमें इंटरेक्ट करना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आवश्यक हो जाएगा। तो अब 2 चीज़ है, यूज़र होता है और एक प्रोग्रामर होता है। प्रोग्रामर एक इंटरफेस क्रिएट करता है, प्रोग्राम लिखने के बाद एक इंटरफेस क्रिएट करता है ताकि वो ताकि यूज़र जो है सो मशीन के साथ इंटरेक्ट कर पाए। यूज़र क्या करेगा, इनपुट देगा, इंटरफेस के थ्रू इनपुट देगा, और फिर वो इंटरफेस के पीछे जो है सो प्रोग्राम रहेगा जो कि उसको प्रोसेस करेगा और फिर वो यूज़र को आउटपुट लेके दे देगा। ठीक है भैया, तो प्रोग्रामर ने सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिख दिया, और फिर इंटरफेस में जैसे ATM मशीन ही हो गया, तो उसमें इंटरफेस के साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, और फिर यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, और फिर पीछे बैक में जो यूज़र नहीं देख रहा है, वो प्रोग्रामर ने जो प्रोग्राम लिखा है वो उससे प्रोसेस करके आउटपुट दे रहा है। ऐसे ATM मशीन में, टीवी रिमोट में जैसे सिर्फ अंदर के पार्ट छिपे हुए हैं, बस इंटरफेस से बाहर में जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, इनपुट देता है और फिर प्रोसेस होकर आउटपुट आ जाता है। इसी को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन, कि हमने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, छिपा लिया यूज़र से कुछ। हाउ इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है वो चीज़ हमने यूज़र से छिपा लिया, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन।
अभी तक हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो अभी तक हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए। भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहिए मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सके, अपना प्रोग्राम लिख सके उसमें, और फिर मशीन को कमांड दे सकें, इंस्ट्रक्शन दे सकें। इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। ट्रांसलेटर क्यों चाहिए, क्योंकि हम लिखते हैं भाई हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन को समझ में आता है। लो लेवल लैंग्वेज 0-1, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कोई मशीन को समझाएगा, कन्वर्ट करके मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज को कोई कन्वर्ट करेगा, उसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस क्या होता है कि यूज़र को बस हम कुछ ही चीज़ जो यूज़र के लिए आवश्यक है बस उतना ही दिखाएंगे, बाकी हम यूज़र से छिपा लेंगे। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन या फिर इंटरफेस, जिससे यूज़र जैसे मशीन के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने के लिए पावर पॉइंट चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉक बनाने के लिए MS वर्ड चाहिए, टेक्स्ट फाइल .txt बनाने के लिए नोटपैड चाहिए, वैसे सी प्रोग्राम के लिए VS कोड ब्लॉक्स, टर्बो सी, GCC चाहिए। GCC एक इन्वायरमेंट में, ठीक है। जब हम सी रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो दो चीज़ें पिक्चर में आती है, एक है कंपाइलर, दूसरा है लाइब्रेरी। तो कंपाइलर तो हमें पता है, हम लाइब्रेरी देखेंगे कि लाइब्रेरी क्या है। तो कंपाइलर तो हमें पता है, हम लाइब्रेरी देखेंगे लाइब्रेरी क्या हो। अब जैसे कि हैशटैग इंक्लूड, ये देखो ये कोड है इंक्लूड stdio.h void main printf hello, ये हमने लिखा है। तो कंपाइलर तो उसको कंपाइल करेगा, लेकिन कंपाइलर को printf क्या है ये तुमने बताया नहीं है। printf का काम है जो भी अंदर लिखा है उसको प्रिंट करना, वट एवर यू प्रोवाइड इनसाइड इट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन, प्रिंट करना। लेकिन कंपाइलर को ये समझाएगा कौन? समझाया तो हमने है नहीं कि printf के अंदर ऐसा काम करना है, printf फंक्शन में क्या करना है। तो वो पहले से समझाया हुआ है, वो हम लिंक कर रहे हैं एक हेडर फाइल stdio.h को, इसी को बोलते हैं लाइब्रेरी। इंक्लूड stdio.h, ये है लाइब्रेरी, ठीक है, जो जिसमें कि हमने प्रिंटफ को बता रखा है कि प्रिंटफ क्या है, क्या करेगा नहीं करेगा, तो वो है लाइब्रेरी। तो अब जैसे लाइब्रेरी में भी मैथ के बुक को एक जगह रखते हैं, इंग्लिश के बुक को एक जगह रखते हैं, वैसे ही मैथ वाले सारे फंक्शंस को हमने एक जगह डिफाइन कर रखा है। math.h लाइब्रेरी, stdio.h का लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का लाइब्रेरी, मैथ वाले फंक्शंस का लाइब्रेरी, ऐसे करके हमने लाइब्रेरी बना रखा है। ठीक है, तो वह है हेडर फाइल जो हमने सबसे ऊपर लिखा है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उस हेडर फाइल में हमने सब कुछ लिखा हुआ है, प्रिंटफ का डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्रिंटफ के बारे में बताया है। मैथ वाले हेडर फाइल में मैथ वाले फंक्शंस को लिखा है, stdio.h में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाले फंक्शंस को लिखा है। तो अब हम देखते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल बीइंग एबल टू वेरी, जो वेरी हो सकता है वो वेरिएबल, जो चेंज नहीं हो सकता, वेरी नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट। जैसे ईमेल आईडी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। पासवर्ड हमारा वेरिएबल है, पासवर्ड को हम चेंज कर सकते हैं, तो ईमेल आईडी कांस्टेंट हो गया, पासवर्ड वेरिएबल हो गया। y = 4x, यहाँ दो वेरिएबल है x और y, जब x1 है तो y4, x2 है तो y8, x3 है तो y12, ऐसा। अब वेरिएबल कंटेनर की तरह है, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर हम सामान रखते हैं, वेरिएबल के अंदर हम डेटा रखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कंटेनर होता है ना, राइस का कंटेनर, शुगर कंटेनर, टी का कंटेनर, अलग अलग। अब उसमें हमारी मर्जी है कि राइस वाले कंटेनर को फिर अगले महीने हम वहाँ पे शुगर रख दें, शुगर वाले में राइस रख दें, टी वाले में शुगर रख दें, ऐसे अदला बदली कर दें कंटेनर में। तो कंटेनर का टाइप होता है, जिस टाइप का कंटेनर है उस टाइप के उस टाइप का सामान हम उसमें रखते हैं। तो कंटेनर में हम सामान रखते हैं और उसी तरह वेरिएबल में हम डेटा को रखते हैं। तो जैसे कंटेनर के हिसाब से उसके अंदर सामान आता है, किस टाइप का कंटेनर उस टाइप का सामान रखेंगे, वैसे वेरिएबल के हिसाब से उस टाइप के अंदर उसके अंदर डेटा आता है, जिस टाइप का वेरिएबल उस टाइप का डेटा रखेंगे। इंट में इंट वाला डेटा, फ्लोट वाला डेटा, कैर में कैर वाला डेटा। जैसे रियल वर्ल्ड में घर बने होते हैं वैसे ही मेमोरी के अंदर ब्लॉक बने होते हैं, और हर एक ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है, और ये एड्रेस और ये मेमोरी और एड्रेस एलोकेट करना, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जैसे हमें 20 ये डेटा स्टोर करना है मेमोरी में, तो मेमोरी में ये स्टोर हम नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर करेगा। जो ब्लॉक खाली रहेगा वहाँ जाके स्टोर करेगा। और मेमोरी रैंडमली सेव होती है, ठीक है। तो जैसे 20 को हमने स्टोर तो कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्लॉक रैंडमली एलोकेट करेगा, उसमें जो खाली रहेगा वहाँ पे जाके वो जाके स्टोर कर देगा। अब अगर हमें रिट्राइव करना है तो रैंडमली स्टोर हुआ, हमें अपने रिट्राइव करना है, अपने डेटा वापस चाहिए जो हमने स्टोर किया था, तो उसका कोई नाम ही नहीं है, तो फिर हम कैसे रिट्रोव करें। जैसे के मेले में बच्चा खोजेगा, बच्चा का नाम ही मिलेगा तो कैसे फिर वो ढूंढेगा, अनाउंसमेंट कैसे होगा कि वो कौन है। तो वैसे ही रैंडमली ये जो है मेमोरी में एलोकेट हो गई इसको, और
वहाँ जाके स्टोर हो गई। तो अब इसीलिए उस ब्लॉक का हम एक नाम देते हैं ताकि हम डेटा को रिट्राइव कर सकें। तो हमने डेटा को नाम नहीं दिया, हमने उस ब्लॉक को नाम दिया। तो उसका नेम तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। तो वेरिएबल और आइडेंटिफायर एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है वेरिएबल और आइडेंटिफायर। तो अब हमारे पास तीन चीज़ है, नेम, आइडेंटिफायर और फिर एड्रेस और डेटा। कंटेनर था हमारा, उसके पास उस कंटेनर का नाम हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, वो वेरिएबल का नाम वही है आइडेंटिफायर, और फिर डेटा जो उसके अंदर है वो गया डेटा, और एड्रेस उसका एक एड्रेस होगा। ये सब ये मेमोरी में एलोकेट कौन करता है? मेमोरी को मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एलोकेट करना, फिर रिट्राइव करना, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो जब एलोकेट हो रही है डेटा, नई डेटा, तो उससे पहले वाले डेटा को बोला जाता है जो उसमें ऑलरेडी उस कंटेनर में उस आइडेंटिफायर के प्लेस पे उस ब्लॉक में रह रहा होता है, उसको हम बोलते हैं गार्बेज डेटा, ठीक है। नया जो डेटा आ रहा है उससे पहले जो डेटा था तो उस पहले वाले डेटा को बोलते हैं गार्बेज डेटा, और न्यू डेटा एलोकेट जब स्टोर होती है तो फिर न्यू डेटा स्टोर हो जाती है, गार्बेज डेटा हट के न्यू डेटा स्टोर होती है, ठीक है। तो डेटा बहुत तरह का हो सकता है, जैसे गूगल मैप्स में सोर्स डेस्टिनेशन में जब हम एड्रेस लिखते हैं तो वो टेक्सुअल डेटा है, वहाँ पे हम न्यूमेरिक 1 2 3 4 नंबर में तो नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पे टेक्सुअल डेटा आ जाता है। एटीएम मशीन में जब हम पिन देते हैं तो वो न्यूमेरिक देते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट तो नहीं देते हैं, ABCD नहीं देते हैं, तो वो न्यूमेरिक डेटा हो गया। तो डेटा बहुत तरह का होता है, न्यूमेरिक डेटा, टेक्स्ट डेटा में ईमेल एड्रेस, नेम हो गया। न्यूमेरिक में जैसे नंबर विद डेसिमल पॉइंट, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ये सब हो गया अलग अलग डेटा का टाइप। नंबर में जैसे +1 1 2 98 -60 0, ये सब हो गया विदाउट डेसिमल पॉइंट। 9.8 -12.4 3.4 ये हो गया विद डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो बहुत तरह के